अच्छा सर, आप ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह से बहुत टाइम से काम करते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान में अगर आज कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या उसके लिए बिजनेस करना आसान है या बहुत मुश्किल है? जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त से और आज में अगर आप तकाबुल करें तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी आसान था और उस वक्त भी मुश्किल था, और आज भी मुश्किल और आज भी आसान है। अच्छा सर, पहले बताएं मुश्किल कैसे और फिर बताएं आसान कैसे। अच्छा देखिए, आसान इस तरह से है आज के ज़माने में कि आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेन अगर इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारी जो सेल एंड परचेज है, उसका बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है वो ऑनलाइन पे चला गया। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गए। बिल्कुल। पहले आपको प्रोडक्ट को एट द डोर स्टेप पहुंचाना पड़ता था कस्टमर के, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बिल्कुल। आपको प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करना पड़ता था, आपको याद है। बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर उसके इसी दौरान एफएम, आपको याद होगा, एफएम 100 आया, उसके ऊपर मार्केटिंग शुरू हुई प्रोडक्ट्स की। तो उस वक्त एक आम आदमी तक या किसी भी कंज्यूमर तक बात पहुंचाना महंगा था और मुश्किल था। आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ता हो गया। ये तो आज मोबाइल है, आज आप अपना चैनल बना लें, अपनी किसी प्रोडक्ट को किसी भी लेवल तक आपने लेकर जाना है, इसके थ्रू लेकर जा सकते हैं। आपको किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जरूरत नहीं है। और स्पेशली इस वक्त एआई के बाद बहुत आसान, अब आप डिजाइनिंग भी खुद कर सकते हैं बैठकर। थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज आ जाए, थोड़ी सी इसकी यूज टू आ जाए, तो आप एआई के थ्रू इतनी इजीली अपनी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और फिर रीच भी कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। बल्कि सर एआई तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा गई है ना, क्योंकि अब लोगों को वो रखने की स्टाफ जरूरत ही नहीं पेश आती है। अच्छा, उस वक्त क्यों आसान था जी? उस वक्त कंपटीशन नहीं था इतना ज्यादा। हाँ, ठीक है। अब वर्ल्ड ओपन हो गई, मयार बहुत ज्यादा था ना। मयार मेरे ख्याल से उस वक्त कम था क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन कम थी। अब कंज्यूमर के पास पूरी दुनिया की, अगर मैंने मोबाइल परचेज करना है, मैंने अगर कोई ड्रेसिंग परचेज करनी है, मैंने कोई शूज़ परचेज करना है, पहले आप ऑनलाइन चेक करते हैं। पहले तो मैं सोच सकता था कि इम्पोर्टेड कोई चीज़ 95 में हम अवेलेबल हो पाकिस्तान में। ठीक है, इवन मुझे याद है कि जो नेविया क्रीम थी जी, ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती थी एक ज़माने में। 95 की बात कर रहा हूँ। ओके, यानी कि बेसिक सी चीज थी। तो अच्छा, उस वक्त आसान था काम, कंपटीशन कम था। अब आपका कंपटीशन लाहौर में, वलेंशिया में बैठकर पूरी दुनिया के साथ है, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है इसके ऊपर। तो ये आपने पूछा कि उस वक्त क्या आसान था और आज क्या आसान है, क्या मुश्किल है। दूसरा, उस वक्त जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस था उसकी कॉस्ट कम थी। अच्छा। अब आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अर्निंग कम हो गई है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एनर्जी के इश्यूज बन चुके हुए हैं, गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है। तो अच्छा, पहले लोगों के बिहेवियर चेंज होने में टाइम लगता था, डिकेड्स लग जाते थे। सही। अब बिहेवियर और ट्रेंड ऐसे चेंज सेकंड्स में चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो ये आज का चैलेंज है कि आपने हर वक्त अपनी प्रोडक्ट को उस लेवल तक रखना है या फुलफिल करना है जो। सर, इसको कैसे मेंटेन करते हैं फिर आप? देखिए, ये एक इसके लिए मैं समझता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि अगर आप टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहें कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। मैं फॉर एग्जांपल नोकिया फ़ोन की बात करता हूँ। देखिए, उसने शायद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और आज वो मोबाइल फ़ोन की मार्केट से आउट हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं अगर बात करूँ व्हीकल्स में, आईवी व्हीकल्स के बाद ये ईवी जो व्हीकल्स आई हैं, उसके बाद जो आम गाड़ियों की जो सेल्स हैं या जो ब्रांड्स हैं, उनके लिए इस वक्त बहुत टफ टाइम है। अगर हम अपने पाकिस्तानी की बात करें तो आज से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, अगर मैं 10 साल पीछे भी जाऊँ तो हमें जैम्परीज ब्रांड के अलावा कोई पाकिस्तान में नहीं मिलता था, जिसमें होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये 3 ब्रांड थे। और आज आप देखें बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे, और हर दूसरे तीसरे महीने एक नया ब्रांड आ रहा है। तो अब आप मुझे देखें कि उनके लिए वो जो कंपनीज थी पहले और आज जो कंपनी न्यू भी आ रही है, उनके लिए कितना टफ कंपटीशन हो गया बहुत, कि कस्टमर वही है लेकिन उनके पास चॉइस आती जा रही है। अब आपने उनको क्या कंज्यूमर को देना है
ये अब आपकी मार्केटिंग और आपकी रिसर्च और ये बिहेवियर उसको कैसे टारगेट करना है, ये अब चैलेंज है इसमें बहुत बड़ा। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने क्योंकि टैक्सेस की बात की है तो वैसे मतलब मैं जानना चाहूँगी, सियासत वाला से दिलचस्पी है? देखिए जो सियासत है, जो हमारी सियासी सियासत है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शौक बिल्कुल है, उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो फैमिली की जो बेस है वो जर्नलिज्म है। तो जर्नलिज्म में जब आप रहते हैं तो ये चीज़ों को तो आपने चौली दामन का साथ। लेकिन मैं तकरीबन 2023 से जनवरी से बिजनेस पॉलिटिक्स में हिस्सा बन गया। अच्छा। एक्सीडेंटली। उससे पहले भी हमारी फैमिली का बिजनेस पॉलिटिक्स से कोई एंगेजमेंट नहीं थी। लेकिन हमारे एक दोस्त है मेरे, SM तनवीर उनका नाम है, हमारे यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ भी है, और उससे वो केयर टेकर मिनिस्टर थे पंजाब गवर्नमेंट में, सीनियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट में। तो उनका एक दिन कॉल आई कि मैंने आपके घर पे आना है कल रात को। मैंने कहा बिल्कुल आप आए। तो वो इस्लामाबाद से बल्कि लेट आए, तो 11 बजे यही सी घर में वो आए। और उनके साथ हमारे एक दोस्त और थे, रऊफ मुख्तार साहब, वो भी सुंदर में उनका सेटअप है, रहीम खान से उनका ताल्लुक है। वो SM तनवीर साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि ज़की आपने ना हमें ज्वाइन करना है। अच्छा। तो उनके साथ पहले भी शफकत वाला मामला था, मोहब्बत वाला था, दोस्त भी थे। तो मैंने कहा तनवीर भाई मुझे 1-2 दिन का मौका दे दें, मैं ज़रा बाकी भाइयों से ज़रा फैमिली से भी मशवरा कर लूँ। तो फाइनली मैं उनका साथ शामिल हो गया और बिल्कुल कुछ नहीं पता था। ठीक है। तो उससे 1 साल पहले उनके वालिद की डेथ हुई थी। तो बेसिकली वो बिजनेस पॉलिटिक्स में थे, SM तनवीर साहब भी नहीं थे, उनका नाम था SM मुनीर। उनकी जब वफात हुई तो ग्रुप ने SM तनवीर साहब को पैनल चीफ बना दिया। अच्छा, अब उनके लिए भी पहला साल था और उसी साल के एंड में इलेक्शन आना था फेडरेशन का। और ये जो ग्रुप है ये फेडरेशन लेवल पे है, ये लोकल चैम्बर का नहीं है। तो अब मैंने उनके साथ आना जाना शुरू कर दिया, चैम्बर्स के अंदर, एसोसिएशंस के अंदर, विमेन चैम्बर्स के अंदर, पूरे पाकिस्तान। अच्छा। अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, दिन रात करते जा रहे हैं। सितंबर का या अक्टूबर का टाइम आता है तो कहते हैं आपने इलेक्शन एज ए कैंडिडेट आपने आना है। अच्छा। कहते नहीं भाई मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस किस्म का। कहते यार बस मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उस इलेक्शन के लड़ने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने अपनी एसोसिएशन से या चैम्बर से EC मेंबर नॉमिनेट होना होता है। ओके। तब आप फिर इलेक्शन के लिए आप एज ए कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। तो मैं अपनी जो हमारी एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान कोरोगेटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, मैं उसके पास आया। अच्छा। तो हर एसोसिएशन में, हर ग्रुप में दोनों तरफ डिवीजन होती है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि नहीं, जो दूसरा हमारा अपोजिट ग्रुप है आपने उसके साथ चलना है। अच्छा। तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने कमिटमेंट कर ली है, मैंने ज़बान दे दी है, मैं अब तो नहीं हो सकता। तो फाइनली उस एसोसिएशन से मुझे उन्होंने EC मेंबर नॉमिनेट किया लड़ाई वड़ाई के बाद। अच्छा। इलेक्शन आ गया, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई। अच्छा, अब मैं अगेन चैम्बर में भी जा रहा हूँ, मेन चैम्बर में, स्मॉल चैम्बर में, विमेन चैम्बर में, एसोसिएशन में। मुझे कोई 15 नवंबर को जाके पता चलता है कि मुझे जो वोट जिन्होंने डालना है वो सिर्फ एसोसिएशंस है। अच्छा। चैम्बर्स ने, जो अदर चैम्बर्स हैं या स्मॉल चैम्बर, विमेन चैम्बर, उन्होंने मुझे वोट नहीं डालना है। मेरा जो स्पेसिफिक जो इलेक्टोरल है वो एसोसिएशन से है। अच्छा। और वो एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में है। जिसके मेंबर्स हैं वो बलोचिस्तान में भी हैं, वो सिंध में भी है, वो KP के भी है, पंजाब में भी है, और गिलगित-बल्तिस्तान में भी है। अच्छा। मजे की बात है कि जो 50% जो थी उसकी जो थी वो कराची बेस्ड थी ओनली। ओके। अच्छा, अब 12 दिसंबर का टाइम है जी। हम सियालकोट गए हुए थे कैंपेन के लिए। तो हमारे वो एक दोस्त है, कह लेंगे आप यार कराची विजिट किया अभी तक? मैंने कहा नहीं। कहते यार फिर तुम्हारा जीतना जो है ना बिल्कुल नामुमकिन है। और पास हिस्ट्री भी ये बताती है कि जो पंजाब से एसोसिएशन से कैंडिडेट आता है वो हार जाता है, और कराची से जो आता है वो जीत जाता है। 4 कैंडिडेट होते हैं एसोसिएशन पे। तो यार ज़की तूने ना बड़ा मुश्किल, अक्सर सर पंजाब वालों को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। नहीं, उसकी नहीं ये वजह नहीं है।
क्योंकि 250 वोट्स में से 125 सिर्फ कराची बेस्ड थे, तो जो वहाँ तो से हाँ नॉमिनेशन आएगी कराची की बिजनेस कम्युनिटी उसी को पसंद करेगी। अच्छा। लेकिन फाइनली अल्लाह की मेहरबानी से क्या हुआ, 30 दिसंबर 2023 को इलेक्शन होते हैं फेडरेशन के, और 4 कैंडिडेट जो थे एसोसिएशन के हमारे ग्रुप से थे और 4 दूसरे ग्रुप से थे। तो पहली तो बात यह है कि चारों जो कैंडिडेट थे वो हमारी ग्रुप से जीते माशाल्लाह, और उनमें सबसे टॉप ऑफ वो मैं था माशाल्लाह। और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बैलेट पेपर के ऊपर 8 नाम थे, 4 हमारे ग्रुप के और 4 दूसरे ग्रुप के। अच्छा। तो जो भी जिस वोटर ने भी आना था उसने 4 स्टैम्प जरूर लगानी थी। सही। लेकिन 7 बैलेट पेपर ऐसे निकले जिसपे सिंगल स्टैम्प थी आपकी और सिर्फ वो मेरी थी। माशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ बहुत जितने भी लोग थे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और आप इस तरह से अचानक से आए। लेकिन एक तो अच्छा, इसकी वैसे कामयाबी की वजह आप क्या समझते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके ऊपर हमारे जो पैटर्न चीफ है तनवीर साहब, वो काफ़ी दफ़ा मजाक करते कि यार मैंने तेरे खिलाफ एक्शन लेना है कि तू ना अपनी ही कंपेन करता रहा, तूने ग्रुप के लिए नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये फेडरेशन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ होगा और ना होगा। अच्छा, अब इसकी जो ये जो रिस्पॉन्स दिया जी, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी थी, उसका करम था, रहम था उसका। नंबर 2 मैं ये कहूँगा कि उस वक्त ना मेरे वालिद हयात थे ना वालदा हयात थी इस टाइम पे, लेकिन उनकी दुआएं ठीक है, और जो फैमिली की लेगेसी थी, जो मैंने आपको बताया कि 1959 से हमारा जो फुटप्रिंट है पाकिस्तान के अंदर, वालिद साहब की वजह से, चचा की वजह से, उर्दू डाइजेस्ट की वजह से, फिर रोशन इंटरप्राइजेस की वजह से, फिर रोशन पैकेजेस की वजह से, क्योंकि रोशन पैकेजेस हमारा जो पैकेजिंग का जो इदारा है ये मेरे ख्याल से पैकेजिंग के अंदर चौथी या पांचवी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। अदरवाइज तो हज़ारों में है, लेकिन लिस्टेड 4 या 5 है मैक्सिमम, या 10 होंगी पाकिस्तान के अंदर जो लिस्टेड है। तो वो जो एक लेगेसी थी और वो जो पूरी फैमिली की एक जिसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट और लोगों के साथ एक नाम था। मैं जहाँ पर भी गया ड्यूरिंग कैंपेन, जब मैंने उर्दू डाइजेस्ट का बताया बिल्कुल तो उन्होंने कहा हम आपको जानते हैं। जाहिर है माशाल्लाह। तो मैं समझता कि इसमें मेरी अपनी कोई एफर्ट्स नहीं थी। अच्छा। मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं थी, जो फैमिली की लेगेसी थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जब हमने 2017 में IPO किया, लिस्टेड करवाया कंपनी को, उस वक्त भी मार्केट ने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स दिया था। उस वक्त भी 3 टाइम 4 टाइम हमारी बिड हुई थी उस वक्त भी। तो वो भी रीज़न थी फैमिली की लेगेसी कि हमने एज ए बिजनेसमैन किसी के साथ आज तक बुरा नहीं किया, लेन देन बिल्कुल क्लियर है।